हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 6th क्लास का बुक है ये। अध्याय नंबर 2, विविधता एवं भेदभाव। पहले हमने पढ़ा था विविधता की समझ। विविधता की समझ से हमारे तात्पर्य था कि हम सब एक होते हुए भी देखने में हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारे भाषा, रूप, बोली, इन सब में बहुत ही बदलाव है। अब हम पढ़ेंगे कि बदलाव के साथ साथ, बदलाव तो ठीक है कि हम सब में बदलाव है, इसके साथ साथ इसमें जो होने वाले भेदभाव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, कोई चल नहीं पा रहा है ना। तो इसमें क्या है, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं जिनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, कई चीज़ों पर निर्भर करता है हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, उनसे कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। मतलब हम कौन सा खेल खेलते हैं, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सब का जो कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब का रहने की जगह के भूगोल, मतलब इतिहास और भूगोल पर इनका इस असर जो है वो पड़ता ही पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले रहते हैं और भारत यहाँ के लोग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत विभिन्न हैं, तो हम बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। देखो, हम उनके साथ तो बात करना बहुत अच्छा पसंद करेंगे जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह रहते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं। लेकिन मान लो कोई आपसे थोड़ा विभिन्न मिल गया, तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अपरिचित सा लगता है कि हाँ भाई, हम इसे जानते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते, और उनसे कभी कभी अपने आप को अच्छा समझने के चक्कर में उनका अपमान तक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया पूर्वी ग्रह। यहाँ पूर्वी ग्रह, जो ये पूर्वी ग्रह का है, इसका अर्थ होता है कि हम पहले से पहले किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में, या किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले से पहले ये राय बना लें कि भाई ये चीज़ ऐसी है। अपने दिमाग में बैठा लें कि शहर के लोग आलसी हैं, गांव के लोग अनपढ़ हैं और शहर के लोग पैसों के पीछे भागते हैं। तो ये सब हमारी जो हो गई पहले से पहले दिमाग में बैठाई गई धारणा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो हम किसी को बिना जाने पहचाने उसके बारे में राय बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। देखो, पूर्वाग्रह इसमें दिखाया गया है कि उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगे। आधे से ज़्यादा लोग भारतीय गाँव में रहते हैं, वो तो गाँव में रहते ही हैं। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। अब इसमें से देखना कि इन्होंने कैसे कैसे धारणा लगा रखी है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। भाई, करना पड़ता है काम। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। हाँ, कभी कभी जब उनका वहाँ पर अनाज सही से नहीं उपजता तो क्या करें, पेट भरने के लिए वो शहर की तरफ भी आते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बड़े बिगड़े हुए आलसी होते हैं। देखो, शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं। ये सब पहले से पहले धारणा बना ली गई है। शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये आप इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, सिर्फ और पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लें और उसे अपने दिमाग में बैठा लें, तो क्या हो जाता है, वो मैंने बता चुकी हूँ आपको ही, उसे हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। और ये ज़्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खराब बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खराब मानते हैं। ठीक है, जब अभी सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो अक्सर हम दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते। उसी काम को करना पसंद करते हैं जो हमारे तरीके का है। दूसरा कर रहा हो उस काम को, काम वही हो रहा होगा, लेकिन
उसको अपना तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे का तरीका अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, मान लो किसी को अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी आती हो, अंग्रेजी बोलना पसंद हो, लिखना पसंद हो, तो वो हिंदी बोलने वाले को सम्मान नहीं देगा, हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों का वो अपमान ही करेगा। अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाओं को महत्वपूर्ण नहीं समझेगा, अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे, तो परिणाम स्वरूप उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी। देखो किन चीज़ों के बारे में हो सकते हैं, धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह आदि इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। हम मतलब पहले से पहले इतने नेगेटिव विचार सोच लेते हैं अपने मन में कि हम उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते, हम उसे वैसे ही मान लेते हैं बिना उसे जाने और हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसको दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है, हम सभी भेदभाव से परिचित है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसे ही होता है। देखो अब इसमें है लड़के और लड़की में भेदभाव। आपने देखा होगा कि लड़के को पहले से ही हम सोच लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा का जन्म हो, हम पहले से सोच लेंगे भाई ये लड़का है तो इसका मतलब ये है, इसके बारे में धारणा बना लेंगे कि रोएगा नहीं, ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होगा, लड़कियां बहुत कोमल होती हैं, लड़कियों की बहुत मधुर आवाज़ होती है, लड़कों का स्वभाव थोड़ा खड़ूस टाइप का होता है, जो भी हम कुछ भी अंदाज़ा लगा लेंगे। और वो लड़कों को खेल खेलना बहुत पसंद होता है, लड़कियों को खाना बनाना बहुत पसंद होता है। तो हम सब ने क्या करा, यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि वह बहुत सुशील है, उनका बात करने का बड़ा तरीका बड़ा सौम्य, शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, तो हमने क्या लगा लिया, इन सब चीज़ों में अंदाज़ा लगा लिया पहले से पहले। ऐसा हो सकता है लड़की भी शारीरिक रूप से मजबूत हो, क्या पता लड़के को खाना बनाना अच्छा आता हो, तो ये अपनी अपनी पसंद है। लेकिन हम लोग ये ऐसा जो पूर्वाग्रह बना लेते हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखो इसमें बताया गया है जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी होता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब कितना दर्द, इनकी जो बातें हैं यहाँ बताएगी, इसमें कितना दर्द है। ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, कितना झेलना पड़ता होगा उनको। तुम दूसरे से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। तो ये जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, क्या उसका दिमाग सही है? तो ये लोगों के बारे में पहले से पहले धारणा बना ली जाती है कि भाई उनको अलग ही नज़रों से देखा जाता है कि ये कोई बात नहीं, ये तो विकलांग है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, उनको अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये गलत है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे है खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। देखो दे रखा है ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, पूर्वाग्रह है तो तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, उसका दिमाग सही है क्या उसका दिमाग सही है? तो ये सब क्या है, पूर्वाग्रह है। साथ में उनकी अपनी भावना और विचार भी दिए गए हैं और उन पे जो बीतती है उन्होंने अपनी बताया कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, ये मेरी टांगी तो टूटी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा दिमाग भी खराब है। तो ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। क्या आपकी राय में खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? भाई सबको मौका मिलना चाहिए। अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के सदस्य अक्सर यही कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वह इस विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आ जाए वो तो भी अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों को कभी भी रोने का मन करता है।
हैं। खासकर जब उन्हें गुस्सा आए तो आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक लड़का सीख जाता है, वो अपने आप को सिखा लेता है कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। तो ये है, मैंने आपको बताया था कि पहले से पहले उस बच्चे के दिमाग में सेट कर देते हैं कि भाई तुम रोए तो तुम्हें सब मजाक बनाएंगे, और तुम लड़के हो, लड़के रो नहीं सकते। तो उसको धीरे धीरे फिर वो अपने आंसुओं को छुपाने भी लगता है। ऐसी बात नहीं कि लड़का लड़की को रोना नहीं आता, सबको रोना आता है। वे कोमल एवं मुर्दुम स्वभाव की है, वह बहुत सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। तो ये देखो, वो कोमल है, मधुर स्वभाव की है, उसे नृत्य करना आता है, वो बहुत सुशील है, खाना अच्छा बना लेती है। ये सब क्या, पहले से पहले लड़कियों के बारे में सोचना कि हमने इन लोगों को ये चीज़ें आती होंगी। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िवादी धारणा बनाना, जब हम सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। देखो, जब हम लड़के के बारे में धारणा बना ली, लड़की के बारे में धारणा बना ली, और सब कितने भी लड़के हों, चाहे किसी को रोना आता हो चाहे ना आता हो, चाहे कोई शारीरिक रूप से स्ट्रोंग हो चाहे ना हो, लेकिन हमने उन सबको उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं और उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। और एक ही छवि में बांध देते हैं कि भाई ये लड़का है तो ये स्ट्रोंग होगा, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे उसे खाना अच्छा बनाना आता हो, लेकिन नहीं, उसके बारे में हमने सोच बना ली। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म और आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन देखो, हम कई बार क्या करते हैं कि एक को ये भाई यहाँ के लोग हैं, यूपी के लोग हैं तो ये बहुत कंजूस होंगे, यहाँ के लोग हैं तो ये ऐसे होंगे। अरे यूपी में भी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिल खोल कर पैसा खर्च करते होंगे, जो उनका पसंद का होगा वो खरीदते होंगे। ज़रूरत तो नहीं है कि हर कोई कंजूस होगा। तो ये जो धारणा होती है, हर देश में मिलते होंगे, तुम्हें देखो हर देश में कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिलते होंगे, लेकिन नहीं, ये तो धारणा बना ली जाती है कि इसी देश में मिलते होंगे, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे समूह में वैसे हैं, और पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणा में प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग करती हैं। रूढ़िवादी धारणा इतना अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति, हम किसी के अंदर चाहे कितनी भी काबिलियत हो, हम उसको नहीं देख पाते, उसको हम एक ही दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये चीज़ इसको अच्छी आती होगी, ये चीज़ अच्छी कर लेता होगा, चाहे उसमें कुछ खास गुण हो चाहे क्षमताएं हो जो दूसरों से अलग हो, लेकिन नहीं, उनको हम एक ही धारणा से जोड़ देते हैं। रूढ़िवादी धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, ये जो इसकी हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, क्या ये रूढ़िवादिता है? और भी बहुत सारे दिए होंगे कि लड़कियों को नृत्य करने आता है, ये रूढ़िवादिता है। तो हमें इनमें से छांटने पड़ते हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणा हमें ऐसे काम करने से रोक देती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। मतलब ये रूढ़िवादी धारणा जो ऐसा है, वो क्या करती हैं, इंसान को इतना जो जिनमें काबिलियत होती है उनकी काबिलियत को भी ये क्या कर देती है, रोक देती है उनको आगे बढ़ने से, कि नहीं भाई तुम लड़के हो तो तुम ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हो, चाहे किसी लड़की के मन में आ रहा हो कि हाँ भाई मैं ये काम करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असमानता और भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास के गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि
आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखो, भेदभाव और असमानता। भेदभाव हो गया कि हम अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं और दूसरे को हम बिल्कुल तुच्छ समझ रहे हैं। उसको मतलब ना तो हम किसी नौकरी में जाने दे रहे, चाहे उसमें अच्छी काबिलियत है, उसको इसके साथ मोहल्ले में भी नहीं रहने देंगे, यहाँ तक कि कुएं से पानी भी नहीं पीने देंगे। और अपने कॉपी जो चाय वाय हुई तो उसको चाय भी अलग गिलास में जाएगी। मतलब इतना भेदभाव होता था पहले के टाइम में, अब तो कम हो गया है ये, कि हम जो काला रंग का व्यक्ति उसके साथ भेदभाव है, जो गरीब है उसके साथ कि भी भाई तो गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव। तो ये सब पहले से होता आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, नौकरी करने से रोकते थे, मोहल्ले में रहने नहीं देते थे, तो कितना उनको सहना पड़ता था। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप यदि आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक समीर दो एक दूसरे से विभिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, ये विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने में विभिन्न प्रथा और रीति रिवाज को निम्न कोटि का मान लेते हैं। देखो, अपने से लोग क्या करते हैं, अपने से विभिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मान लेते हैं। हिंदू बोले कि भाई मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मुसलमान बोले मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो दोनों क्या मान लेंगे, अपने तो सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे कि भाई ये इसका जो धर्म है ये तो वैसी है। उसको कुछ समझेंगे नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेंगे। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब, विविधता का पहलू नहीं है। जो गरीब है वो विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। भेदभाव तुमने देख लिया, भेदभाव इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है। अब असमानता क्या होती है? असमानता, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े, घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनको पहली बात तो उनको अच्छा कार्य नहीं दिया जाता, और कार्य भी दिया जाता है तो ऐसा कार्य दिया जाता है जो थोड़ा निम्न कार्य हो, और उसके बाद उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता। कुछ लोगों को विविधता एवं असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं, देखो मैंने पहले बताया कि मतलब वो उस जाति में पैदा हुए। दूसरा, उनके पास वो साधन नहीं है, जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वह गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाएगा। मतलब उस जाति के हैं और गरीब हैं, तो दो कारण हो गए, उनको कभी कभी इन दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ता था, असमानता का भी और भेदभाव का भी। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता था। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। दलित शब्द नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। दलित, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते थे। अछूत मतलब समझ रहे हो, जो बिल्कुल दबला हुआ, मतलब उसको समाज से बाहर कर देना, है ना। तो इसी तरीके से दलित का मतलब है जिन्हें दबाया कुचला गया। दलितों के अनुसार ये सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ऐसे लोगों को सरकार क्या करती है? अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित दबाया गया, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। दबाया गया का अर्थ होता है कुचला गया व्यक्ति या कुचला गया, ठीक है, जिसमें कि उसके अनुसार उसको इतना भेदभाव किया जाता है, उनको बहुत ही दबा के रखा जाता है और उनको हमेशा छुआछूत की नज़रों से ही देखा जाता है। भारत के एक महान नेता, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता? अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता होगा उसे। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। देखो, भीमराव अंबेडकर जो थे उनके साथ भी ये हुआ था, ठीक है, उनके साथ हुआ था भेदभाव। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए थे। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं।
तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हमें पिताजी यहाँ उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुँचा। हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वह हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। और जैसे कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम माहर हैं। बम्बई प्रांत में माहर समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, हुए भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना, अपने अपने कमरे में वापस चले गए, और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे, और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती। आधे घंटे बाद जब स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती तो हम अपने कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। किराए की पर बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जब जवाब दिया कि हम माहर हैं, उसका पता सबको चल गया, तो कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें ऐसा एहसास हुआ कि बात पैसों की नहीं थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें अब। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, जो आप देख रहे हो, कि जो हमने पढ़ा है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जब ये अपने पिताजी से मिलने 1901 में हुआ था, 1901 में हुआ था, जब केवल ये 9 साल के थे इनका जन्म, ठीक है। तो ये अपने पिताजी से महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ मिलने गए थे। तो वहाँ पे ना तो इनका नौकर आया था पिताजी का इनको लेने, तो ये वहाँ स्टेशन पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। जब स्टेशन पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर था वो आया। उन्होंने इनके वेशभूषा को देखकर उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण के बेटे हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से पूछा कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ना पिताजी आए ना पिताजी के नौकर आए मुझे लेने के लिए। तो उन्होंने पूछा फिर आप किस जाति के हो, किस वर्ग के हो। तो इन्होंने बिना हिचके बता दिया कि हम माहर हैं। माहर सुनते ही स्टेशन मास्टर की जो भावना थी वो एकदम घृणा के रूप में बदल गई। घृणा के रूप में कैसे बदल गई भाई, कि ये निम्न जाति के हैं। अब तो स्टेशन मास्टर अपने कमरे में चले गए और ना ही उन्होंने इनकी तरफ देखा। अब रात हो चुकी थी इनको इंतज़ार करते करते। फिर स्टेशन मास्टर फिर जब दोबारा वापस आए थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे। तो इन्होंने कहा कोई किराए की बैलगाड़ी मिल जाती। तो किराए की बैलगाड़ी वाले भी इनको, जो भीमराव अंबेडकर थे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारी गाड़ी जो है वो गंदी हो जाएगी। जबकि इन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मैं आपको दुगना किराया दे दूंगा। उसके बावजूद भी इनके साथ कोई बैठने को, इनको अपने साथ बैठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो इतना भेदभाव होता था। तो इनको इतना बुरा लगा उस टाइम, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बताया गया है वो चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो ये कोई वैसी नहीं थी कि यहाँ पैसों की दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे तो जो दिक्कत थी वो सारी थी अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना और दूसरी जाति के लोगों को निम्न मानना। कल्पना करके देखें कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर
अगर लोग आपसे दूर दूर रहें और आपको छूने से मना करें, बताओ उनको कितना उस टाइम कितना अजीब फील हुआ होगा। आपको पानी ना पीने दें। ब्रिटिश साम्राज्य में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और फिर उसके बाद क्या करा, भीमराव अंबेडकर ने निश्चय कर लिया था कि अब मैं इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को हटा के रहूँगा अपने समाज से। तो उन्होंने क्या करी कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि उन्होंने किसानों को समझाया, पुरुषों को जा के घर जा के समझाया, जो दलित वर्ग के पुरुष थे, कि ये गलत है। उनमें जागरूकता पैदा करी। जागरूकता पैदा हुई तो उन्होंने अपने लिए सम्मान के लिए आवाज़ उठाई। पहले तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 का भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है भारतीय संविधान के पिता कौन माने जाते हैं, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर भी आने की इजाज़त नहीं थी। देखो, उन्हें गांव से बाहर करके रखते थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों करने को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए कई प्रयास किए गए जा रहे थे। उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने जो दलित समाज के बच्चे थे उनको सरकारी नौकरियों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। तो उन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने इतना सब कुछ बदलाव किया। समानता के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया गया था। उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतों को, जनजातीय लोगों और किसानों ने भी अपने जीवन में जैसे गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने समानता की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया। जो गैर बराबरी होती थी, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचे समझना, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी उन्होंने। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलित ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। ये भीमराव अंबेडकर ने तो करवाया। महिलाओं ने मांग की थी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। अब देखो, महिला भी जागरूक हुई कि जैसे पुरुषों के पास अधिकार है वैसे उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याजों की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। किसानों ने क्या करा, जो उन पे ब्याज लगा दी जाती थी उनसे छुटकारा दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार करा। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जबकि कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। फिर जब संविधान में जब ये लोगों की मीटिंग हुई उसमें देखा गया कि भाई जो ये व्यक्ति हैं ये अपने किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और तो इनको क्या एक अहम मूल्य की तरह समानता को क्या माना गया, उनकी मीटिंग में एक मूल्य माना गया, महत्वपूर्ण मूल्य। जैसे कि मान लो कि भाई समानता सब होनी चाहिए। उन्होंने ये महसूस किया जितने भी संविधान में बैठे हुए थे, जो संविधान की जो मीटिंग हो रही थी, कि भाई
जो लिखने वाले लोग थे कि अब समाज में भेदभाव तो हो रहा है, उनको ये पता था, लेकिन अब इसको रोकना भी तो है ना। तो उन्होंने समानता को क्या माना, एक महत्वपूर्ण पहलू माना। जब हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसी कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब छुआछूत को देखो, पहले जो था इनको ये तो पता था भेदभाव हो रहा है, संविधान में लिखने वालों को इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसा भेदभाव किया जाता है, लेकिन उस टाइम तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाई तो समानता का अधिकार जो था उस पर विशेष प्रभाव डाला गया कि सभी व्यक्ति इस कानून की दृष्टि में समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कोई भी भेदभाव करेगा, छुआछूत करेगा तो उसे अपराध की तरह देखा जाएगा। इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। अपराध को क्या है, कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों को के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान के सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली। देखो अब क्या था, उन्हें नौकरियों में भी स्थान मिला, शिक्षा में भी स्थान मिला। अब उनके पास क्या थे, अब जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें समान रूप से भागीदारी मिली। ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य था कि ये यहाँ से थोड़ा सा थी कि वह गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन पर उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। मतलब यहाँ पे क्या है, इसलिए भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर लोग सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस मुहिम में शामिल हुए तो उन्होंने क्या क्या बदलाव करे। पहले तो पुरुषों को जो पुरुषों को अवसर दिए रोजगार पाने के, बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिलवाया, किसानों को कर्जे से मुक्त करवाया। तो इन्होंने कितना सारे योगदान करवाए, तो कितने सारे इन्होंने योगदान करे इन व्यक्तियों के जीवन में जो आगे बढ़ पाए, जो दलित वर्ग था वो आगे बढ़ पाए। तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि धर्मनिरपेक्ष राज्य से बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, धर्म को सम्मान करते हैं, है ना। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के लिए संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। देखो आज भी हम कितने भी आज़ाद हो चुके हैं, दलित वर्ग जो है वो कहीं कहीं तो नौकरियों में उनको फिर भी मिल गया है कि सुविधा मिल गई, लेकिन फिर भी देखेंगे हमारे समाज में ये जो है अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कुछ वर्ग के लोग अभी भी ऐसे हैं जो भेदभाव अभी भी करते हैं, असमानता अभी भी उनमें मौजूद है। वो गरीबों को बिल्कुल निम्न दृष्टि से देखते हैं और अमीरों को बहुत वैसी दृष्टि से देखते हैं। अमीरों से तो वो बात करना पसंद कर लेंगे, लेकिन गरीबों से बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कभी किसी का अपमान ना हो और हम सबको समानता के रूप से ही देखें। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर। कल हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका, और अभी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चैप्टर के नोट्स बना के दिया करूँगी। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मैं खुद से तैयार करके आपको
पढ़ाया करूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। धन्यवाद।